स्वागत है आपका एग्जामपुर राष्ट्रीय क्लासेस में। मैं यशवर्धन भूगोल की इस प्रश्न श्रृंखला में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारी तीसरी कक्षा है और पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं, क्योंकि ये होली के समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए। और अब हम इस प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है कक्षा के स्तर पे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बाई यशवर्धन सिंह सर, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा है ये, तो देखें। पहला प्रश्न आपके सामने पेश है। प्रथम क्वेश्चन गौर से पढ़ें। भारत के जिस राज्य में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार है वह है भारत में, ध्यान से पढ़ना, भारत में लिग्नाइट कोयले के, किस कोयले के? लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य कौन सा है? सर्वाधिक भंडार किस राज्य में स्थित है? कौन सा कोयला? कोयले का एक प्रकार है लिग्नाइट। कोयले का एक प्रकार क्या है? लिग्नाइट, ठीक है ना। और कोयले के प्रकारों की बात करें तो कोयले कितने प्रकार का हो सकता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, कैनाल और ब्यूटिमिनस। उनमें से आपसे सवाल पूछा कि लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उत्पादन, लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु करता है, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? सही उत्तर दें, में ढंग से पढ़ें। लिग्नाइट का सबसे अधिक उत्पादन, कोयले में कौन सा प्रकार? लिग्नाइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, जिनका भी आंसर है ए, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु जो है लिग्नाइट के उत्पादन में, लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा नाम है। अगर बात करें बाकी उत्पादन की तो इन क्षेत्रों में भी कोयला उत्पादन हो रहा है, लेकिन लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक इसके भंडार है। करीबन भंडारों की बात करें तो 20 मिलियन टन के आसपास के भंडार यहाँ मिले हैं। 20 मिलियन टन के आसपास के भंडार है। और ये जगह कौन सी है? मन्नारगुड़ी। कौन सी जगह है? मन्नारगुड़ी नाम की जगह है, जहाँ पर इसके लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़े भंडार मिले हैं। तो उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु की मन्नारगुड़ी में। कौन सा इलाका है? तमिलनाडु का मन्नारगुड़ी जो इलाका है, वहां पर लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं। और कोयले के अगर प्रकारों की बात करें तो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, कैनाल और ब्यूटिमिनस। और लिग्नाइट जो होता है वो भूरा कलर का कोयला होता है। कैसा कलर का कोयला होता है? भूरा कलर का कोयला होता है। और भारत में जो कोयले जो प्राप्त हो रहे हैं वो दो क्रम की चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं। एक तो जो है वो गोडावना क्रम की चट्टान, गोडावना कोयला जो सबसे अधिक प्रतिशत में है, करीबन 98% जो है वो गोडावना से प्राप्त हो रहा है। और बाकी जो प्राप्त हो रहा है टर्शरी से। किससे प्राप्त हो रहा है? टर्शरी क्रम की चट्टानों से प्राप्त हो रहा है। टर्शरी क्रम की चट्टानों से प्राप्त हो रहा है। और लिग्नाइट जो है वो टर्शरी कोयला है। लिग्नाइट कौन सा कोयला है? टर्शरी कोयला है। लिग्नाइट जो है वो टर्शरी कोयला है, ठीक है। याद रखना, लिग्नाइट सबसे अधिक कहाँ प्राप्त हो रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सी जगह है? मन्नारगुड़ी के अंदर इसके सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। और टर्शरी जो है, टर्शरी प्रकार का ये कोयला होता है। और भारत में गोडावना और टर्शरी प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। सबसे कम मात्रा में जो है वो, और भंडार जो है अधिक है। और इसकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती है लिग्नाइट की। और बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में भी, पालना में लिग्नाइट के बहुत बड़े भंडार है। तो जिनका भी आंसर ए था वो बिल्कुल सही है। इमेज दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये लिग्नाइट कोयला है। ये क्या है? लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। और कोयला ऊर्जा संसाधनों के अंदर भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटिमिनस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कोकिंग कोयला कहता है,
ठीक है, तो लोहा अयस्क उद्योग के अंदर और साथ में बिजली उत्पादन में बहुत बड़ी मात्रा में किसका उत्पादन किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। पीएसआई के बैच के स्तर पे हम लोग, और राजस्थान ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी है, तो जितने भी हमारे थर्मल पावर सेंटर हैं वहाँ पर लिग्नाइट कोयले का बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्होंने भी ए आंसर दिया बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ते रहो। और साथ में हमने कोयले के प्रकार भी देख लिए, कहीं ना कहीं हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना, हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है? भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है? दामोदर, हीराकुंड, तुंगभद्रा, रिहंद। चारों में से एक उत्तर देवें, सही उत्तर देवें। बताएं, भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना, भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है? भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ उड़ीसा में स्थित है। यहाँ कौन सी नदी घाटी परियोजना स्थित है? दामोदर, हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद। सही आंसर जिन्होंने भी इसका उत्तर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। हीराकुंड परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है हीराकुंड परियोजना? महानदी। किस नदी पे स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बांध है, अगर 4.5 किलोमीटर और कुल लंबाई 25 किलोमीटर के आसपास, लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? महानदी में स्थित है। और महानदी अपना पानी अंत में कहाँ डाल देती है? महानदी अपना पानी अंत में बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, इसका पानी भी। तो हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी पर स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और आगे बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड और किसके बीच में? झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में। लेकिन जब योजना बनी थी तो बिहार और बंगाल के बीच में थी। और बात कर ले तुंगभद्रा योजना, तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा रिवर की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और रिहंद जो है, रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद है। और यहाँ पर ये यूपी एमपी बॉर्डर पे स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी एमपी बॉर्डर पे स्थित है। और यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर है। रिहंद जो डैम है, डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? रिहंद के स्तर पे उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और कहाँ स्थित है? यूपी एमपी बॉर्डर पे। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी कौन सी? रिहंद। और कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है? तुंगभद्रा। ठीक है, तो सही उत्तर जो है वो इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड परियोजना। भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में स्थित है? कौन सी? हीराकुंड। और किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। ठीक है, जिनका भी आंसर बी है बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है उनका, करते रहें ऐसे प्रयास। हाँ, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इन सबको आपस में। कौन सा ऑप्शन सही है? बांदीपुर के सामने राजस्थान है, दूधवा के सामने उड़ीसा है, सिमलीपाल के सामने कर्नाटक है और सिरसा के सामने उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन देखें, सही सुमेलन की करें कि सबसे सही सुमेलित कौन सा है। सबसे सही सुमेलित कौन सा है? बांदीपुर के सामने राजस्थान, दूधवा के सामने उड़ीसा, सिमलीपाल के सामने कर्नाटक और सिरसा के सामने उत्तर प्रदेश। सही उत्तर दें। देखें इस प्रश्न को। बात जंगलों की हो रही है, ठीक है ना, बात किसकी हो रही है? जंगलों की हो रही है।
और जंगल में राज किसका होता है? शेर का राज होता है। किसका राज होता है? शेर का राज होता है। और शेरों को आजकल बच के रहना चाहिए क्योंकि शिकारी बहुत बढ़ गए हैं ठीक है, तो जो शेर हैं उन्हें छुप के रहना चाहिए क्योंकि शिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और लगातार संख्या जो है शेरों की वो कम होते जा रही है। ये हिंट है प्रश्न का, तो उत्तर देवें मिलान करके कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो भी छात्र आंसर की अगर बात करें, सही उत्तर जो है इसका वो है बी। बात करें ऑप्शन के साथ जाएं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है, दूधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में स्थित है और सिरस्का जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी में दूधवा ही ना, सिमलीपाल में दूसरा उड़ीसा, ठीक है। और ये सब के सब क्या है? अगर बात करें तो ये सब के सब टाइगर रिजर्व है। कौन से रिजर्व है? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है और देश के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पूरे देश में इस तरह के टाइगर रिजर्व बनाए गए टाइगरों को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि अत्यधिक शिकार के कारण जो शेर था उसकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। भारत के स्तर पे जो अगर शेरों की बात करूं तो यहाँ तो एक तो ये शेर जो है वो और एक एशियाटिक लॉयंस, समझ में आ गई बात? एशियाटिक लॉयंस जो है वो गिर फॉरेस्ट के स्तर पे हैं, जो बब्बर शेर जिसे कहते हैं अपन लोग, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व जो है उनकी संख्या भारत में कितनी है? 50 संख्या है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूं तो 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, अत्यधिक शिकार से शेरों को बचाने के लिए। और अब तक 2019 तक संख्या कितनी होगी टाइगर रिजर्व की? 50 टाइगर रिजर्व जो हैं वो इस देश में बन चुके हैं। और ये सबके सब आपके सामने जो है बांदीपुर, दूधवा, बांदीपुर जो कर्नाटक में स्थित है, दूधवा जो है यूपी में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में और सिरस्का जो अलवर के स्तर पे राजस्थान में स्थित है, सबके सब टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 50 टाइगर रिजर्व है। और 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट चालू हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा? टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था 1973 में और टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि जिसे दी गई थी कैलाश सांखला साहब। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन थे? कैलाश सांखला जो थे वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया थे, ने फिर पद्मश्री भी मिला। और भारत में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, अगर हम बात करें सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, तो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। समझ में आ गई? श्रीशैलम जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो बोर, ये तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, क्या नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो कहाँ स्थित है? वो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। और बोर नाम का टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पे जो टाइगर रिजर्व स्थित है वो है नामदफा। सबसे ऊंचाई पे जो टाइगर रिजर्व स्थित है वो क्या है? नामदफा। और कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। स्थित है। तो कुल मिलाकर के 50 टाइगर रिजर्व है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ था टाइगरों को बचाने के लिए। और टाइगरों की संख्या की बात करें तो अगर मैं टाइगरों की संख्या के बारे में बात करूं आपके सामने, तो करीबन अभी 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से शायद 2957 के आसपास टाइगर जो हैं वो बचे हैं। याद है, एक तो एशियाटिक लॉयन है गिर फॉरेस्ट में, लॉयन और टाइगर है तो एक ही फैमिली के लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो टाइगर्स हैं, इनकी संख्या बता रहा हूँ। बंगाल टाइगर की बात करते हैं अपन लोग, बहुत फेमस है, जो सुंदरवनों में पाए जाते हैं। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ, 50 कुल मिलाकर की संख्या है। और 1957 टाइगर है। सबसे बड़ा टाइगर जो श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम में स्थित है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है बोर महाराष्ट्र में स्थित है। तो सही उत्तर जो है इसका वो है ब, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया प्रयास। जिनका भी उत्तर सही था और जिनका नहीं था उनको पता चल ही गया है। और ये टाइगर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर ली हमने, जिससे सिर्फ अंधे क्वेश्चन ही हल ना करते रहे अपन ना, अपने को कुछ पता भी उनके बारे में। नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर से दक्षिण का क्रम
पहाड़ियों के स्तर पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम, पूर्व से पश्चिम का क्रम, पश्चिम से पूर्व का क्रम, दक्षिण से उत्तर का क्रम, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पहाड़ों के लेवल पे। तो ध्यान दें, पहाड़ियों का सही क्रम, किसका सही क्रम जमाना है? पहाड़ियों का सही क्रम जमाना है। उत्तर से दक्षिण का क्रम, नॉर्थ टू साउथ का क्रम बताना है, नॉर्थ टू साउथ का क्रम बताना है। तो सही ऑप्शन को देखें, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियों, कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है 1 3 2, 3 1 2, 1 2 3 स और द 2 1 3। ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें, पहाड़ियों का सही उत्तर से दक्षिण का क्रम बताएं। पहाड़ियां जो है वो किस क्रम में है, सबसे पहली पहाड़ी कौन सी है, उसके नीचे कौन सी और उसके नीचे कौन सी, उत्तर से दक्षिण का क्रम, नॉर्थ टू साउथ का क्रम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। क्रम देखें, पहाड़ियों का सही उत्तर से दक्षिण का क्रम। जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर स है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब ऑप्शन जो हैं वो इससे मेल नहीं खाता है। तो उत्तर कौन सा है? उत्तर जो है 1 2 और 3। समझ में आ रही है बात? 1 2 3 कैसे सर, समझाओ। हम तो पहली बार देख रहे हैं, या हमें तो पता ही नहीं। और पता क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ाई नहीं की, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि जो पता नहीं हो, ठीक है ना, जो पता नहीं हो। तो दक्षिण भारत के स्तर पे ये पहाड़ियाँ हैं। पहली बात तो ये सब की सब पहाड़ियाँ किसके स्तर पे है? दक्षिण भारत में। कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। पहली बात कर ली, कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत में भी किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये जो घाट है ये पूरा का पूरा क्या है? ये पश्चिमी घाट। ये जो लाइन है, अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये जो लाइन है ये पश्चिमी घाट है, और ये जो लाइन खींची है ये पूर्वी घाट है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ठीक है, ये कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट है। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब का सागर। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर, और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबकी सब पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये सबकी सब पहाड़ियाँ दक्षिणी सह्याद्री के अंदर स्थित है। तो देखें, अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ियाँ, और क्रम जो है 1 2 3। सबसे ऊपर कौन है? अन्नामलाई, उसके बाद कौन है? पालनी की पहाड़ियाँ, उसके बाद कौन है? इलायची की पहाड़ियाँ। ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनकी लोकेशन देखें, तो सबसे पहले जो पहाड़ी है यहाँ पे वो है नीलगिरी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद जो पहाड़ी है वो कौन सी है? वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में कौन सी पहाड़ी? पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पालनी। और अंत में कौन सी है? कार्डमम। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी जो है वो सबसे अंत में है। तो देखें, तो सबसे ऊपर जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और उसके बाद अन्नामलाई, और अन्नामलाई के बाद में पालनी, और पालनी के बाद में कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और अन्नामलाई जो है वो भी केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियों में एक चोटी है अन्नाईमुदी की चोटी। किसकी चोटी है? अन्नाईमुदी। अन्नामलाई की पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। और उसके नीचे जो है पालनी की पहाड़ियाँ हैं। पालनी की पहाड़ियाँ से थोड़ा साइड में आप देख रहे होंगे मैप में, और तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है फिर दोनों राज्यों की सीमा बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर हम थोड़ा और देख लें तो नीलगिरी के साथ में, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, और इलायची की पहाड़ियाँ। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम, नीलगिरी इसमें नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन एक ही रेंज में, सबसे नॉर्थ में ये, उसके बाद ये, और फिर सबसे साउथ में इलायची की पहाड़ी, ठीक है। और इससे भी आगे अगर आगे निकल गए तो साइड में एक नागरकोइल करके पहाड़ है, और फिर आगे श्रीलंका और हिंद महासागर। तो जिनका भी ऑप्शन स है बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा है। याद रखना ये सबकी सब पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है।
और नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। हाँ, 9 डिग्री चैनल, सॉरी ये चैनल है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। बताएं, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती से मिनिकॉय के बीच में, अमीन दीवी तथा कवरत्ती के बीच में, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच में, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। आपको बताना है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित से किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आराम से। 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो जो भी बच्चे उत्तर दे रहे हैं इसका ए, वो बिल्कुल क्या है? सही। इसका आंसर है ए या अ। और जो ये उत्तर दे रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल सही है, कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच में। बच्चे नहीं बोले सर, विद्यार्थी बोलो हमको, ठीक है। बिल्कुल जो विद्यार्थी इसका आंसर ए दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच में क्या है? 9 डिग्री चैनल। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं भारत के द्वीपों की, किसकी बात करें? अगर हम भारत के द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप है। जो लक्षद्वीप जो है वो आपके अरब सागर में स्थित है। और अगर अंडमान निकोबार के द्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के स्तर पर से 2 तरह के द्वीप समूह हैं। जब हम भूआकृतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो द्वीप समूह की भी चर्चा करते हैं, और लक्षद्वीप जो है वो यहाँ स्थित है अरब सागर में। तो ये जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है ना। तो 9 डिग्री चैनल क्या है? चैनल क्या होता है? अक्षांश रेखाएं होती है। चैनल क्या होता है? चैनल जो होता है वो क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। क्या होती है? अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये तो इसी में टाइम निकल जाएगा पूरा अक्षांश रेखा समझ में। अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर यूं खींची हुई हैं, ठीक है ना, यूं इस तरीके से लेटी हुई। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा अक्षांश रेखा है, मकर रेखा अक्षांश रेखा है, जिनसे जलवायु या मौसम पता चलता है। और जो खड़ी रेखाएं वो रेखा क्या कहलाएंगी? वो रेखाएं कहलाएंगी देशांतर रेखाएं, जिससे आपकी घड़ी चलती है। देशांतर रेखाओं से आपकी क्या चलती है? घड़ियां चलती हैं, तारीख समय तय होता है। समझ में आ गई बात? और ये जो खड़ी रेखाएं ये क्या कहलाएंगी? अक्षांश, विषुवत रेखा, मकर रेखा। और तो इसी प्रकार से 9 डिग्री अक्षांश वो रेखाएं जो यूं हैं। 9 डिग्री अक्षांश की अगर बात करें हम लोग, 8 डिग्री अक्षांश, 6 डिग्री अक्षांश। तो 9 डिग्री अक्षांश जो है, चैनल जो है, 9 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसको 9 डिग्री चैनल कहा गया है। और 9 डिग्री चैनल जो है कवरत्ती, लक्षद्वीप में स्थित है, कवरत्ती राजधानी है। और मिनिकॉय भी जो है बीच वो लक्षद्वीप में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। लेकिन इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। तो चैनल क्या है? अक्षांश है, ठीक है। और अलग करने का मतलब इनके मध्य अगर हम सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, डूरंड मैकमोहन रेखा की बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब या पासेस के बारे में बात करते हैं। मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी रेखा है जो हमने निर्धारित किया भाई लक्षद्वीप से और मिनिकॉय के बीच वाले जगह अगर निर्धारण किया जाए कि हम लक्षद्वीप में, उसके आगे जब हम गए तो हम मिनिकॉय द्वीप में पहुंच गए उस दिशा में, तो निर्धारण के लिए जो रेखा है निर्धारित जो की गई वो रेखा कौन सी है? वो रेखा आपके जो है, वो रेखा जो है वो है 9 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। तो इसको क्या कह दिया? चैनल, जल, डमरू, मध्य। समझ में आ गई बात? स्ट्रेट, खाड़ी, ठीक है ना। तो 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री अक्षांश जो है वो लक्षद्वीप, कवरत्ती से, कवरत्ती राजधानी लक्षद्वीप की और मिनिकॉय द्वीप के बीच में से गुजरती है। तो सही उत्तर जो है इसका वो आंसर है ये। 9 डिग्री चैनल के अलावा यहाँ पर 8 डिग्री चैनल भी है। 9 डिग्री चैनल के अलावा यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री चैनल तो नीचे होगा भाई, ऊपर कैसे चला गया? और फिर नीचे क्या है इसके? 8 डिग्री चैनल है। आठ डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। तो लक्षद्वीप के स्तर पर 2 चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मतलब कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में, और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य, मिनिकॉय
और मालदीव के मध्य जो चैनल है वो कौन सा चैनल है, वो 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच में, जिनका भी है बढ़िया तैयारी करते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लें, आपके सामने पेश है, कहते हैं ना पेश एक खिदमत है जनाब, हाजिर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बिस्त दोआब व्यास और सतलुज के मध्य, चेक करें। फिर रचना दोआब रावी व चिनाब के मध्य, छाछ दोआब चिनाब व झेलम के मध्य, ये इसको साफ कर दो बीच में, छाछ दोआब चिनाब व झेलम के मध्य, और सिंध दोआब रावी व व्यास के मध्य। कौन सा सही नहीं है, जो जोड़े बने हुए हैं ये दोआब के, ये कौन सा सही नहीं है। दोआब तो पता होगा, और जिन स्टूडेंट्स को दोआब नहीं पता मैं बता दूंगा दोआब क्या होता है, ठीक है ना, और ये क्या है, ठीक है ना। तो सही आंसर देवें, कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसका, देवें कौन सा सही नहीं है। बिस्त दोआब व्यास और सतलुज के मध्य, रचना दोआब रावी व चिनाब के मध्य, छाछ दोआब झेलम के मध्य, सिंध दोआब रावी व व्यास के मध्य। सही उत्तर देवें, कौन सा सेंटेंस इनमें से कौन सा जोड़ा दो आपका वो सही नहीं है, आंसर ये देना है। और जिनका भी आंसर, जो भी बच्चे आंसर जो दे रहे हैं, द आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि सर ये जो है सिंध दोआब है वो रावी और व्यास के मध्य स्थित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है सब के सब वो क्या है, सही है। जो ये ऑप्शन है द सिंध दोआब रावी व व्यास के मध्य नहीं है। अब दोआब क्या होता है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन द जो है, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है उनका आंसर सही है, सही नहीं है। ये बात जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, कौन सा दोआब का जोड़ा इनमें से सही नहीं है। तो सिंध दोआब रावी व्यास के मध्य स्थित नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं इस स्तर पे कह दूं, पहले नक्शा जो है पैमाने के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। तो कहेंगे सर सिंधु नदी कहाँ से निकाल दी या ये कहाँ से निकाल दी। तो अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात करूं, सिंधु है झेलम, तो सिंधु और झेलम के मध्य, सिंधु प्लस ये कौन सी नदी है, झेलम। सिंधु और झेलम के मध्य जो आब है वो है सिंधु सागर दोआब। वो क्या है, सिंधु सागर दोआब। अब दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जो जगह होती है, दो नदियों की बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। आब का मतलब पानी होता है, आब का मतलब क्या होता है, पानी। दो मतलब दो नदियां, और दो नदियों के बीच की जो जगह है वो क्या कहलाएगी, दो आब कहलाएगी। और दो आब जो होती है, बीच की जो भूमि होती है असल में वो बांगर भूमि होती है। क्या होती है वो बांगर भूमि होती है। तो दो नदियों के बीच का जो इलाका है वो दो आब कहलाता है। और इन दो आबों को हमने क्या दे दिया, अलग अलग नाम दे दिए। तो सिंधु और झेलम नदी के मध्य जो दोआब है, सिंधु और झेलम नदी के मध्य जो दोआब है, सिंधु और झेलम, क्या कर रहा हूं, सिंधु और झेलम के मध्य जो दोआब है, इन दो नदियों के मध्य जो आब है वो कहाँ है, ये सिर्फ राइट का निशान है ना। झेलम जो है वो चीन से बह के नहीं आ रही है, समझाने के लिए। तो सिंधु सागर दोआब, सिंधु और झेलम के मध्य क्या है, सिंधु सागर दोआब। और यहाँ क्या है, सिंध दोआब कहाँ स्थित है, रावी व व्यास के मध्य। रावी व्यास के मध्य सिंध दोआब नहीं है, सिंधु सागर दोआब। सिंध दोआब को क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब भी बोलते हैं, सिंधु आब, सिंधु दोआब, ठीक है। तो किसके मध्य स्थित है ये स्थित है सिंधु और झेलम के मध्य। बाकी दोआब आपको दिखे हुए, झेलम और चिनाब के मध्य की बात करूं तो छाछ दोआब। अगली बात करूं, ये कौन सी है, ये चिनाब है, झेलम चिनाब। फिर रावी के मध्य बात करूं तो रचना दोआब। रावी और व्यास के मध्य अगर बात करूं तो बारी दोआब। देख लें आप आराम से इसमें। और अंत में व्यास और सतलुज के बीच में अगर बात करूं तो कौन सा है, बिस्ट दोआब। कौन सा है, बिस्ट दोआब। तो बिस्ट दोआब किसके मध्य है, व्यास और सतलुज के मध्य। रचना दोआब किसके मध्य है, चिनाब और रावी के मध्य। चिनाब और रावी नदी के मध्य कौन सा है, रचना दोआब।
और अगर बात करें छाछ दोआब की, छाछ दोआब की अगर हम बात करें तो छाछ दोआब है वो ऊपर झेलम और चिनाब के मध्य जो स्थित है वो छाछ दोआब है। और सिंध दोआब रावी व्यास के मध्य, रावी और व्यास को देखें तो क्या स्थित है, रावी और व्यास नदी के मध्य तो बारी दोआब स्थित है। रावी और व्यास के मध्य क्या है, बारी दोआब स्थित है, सिंधु आब स्थित नहीं है। सिंधु आब कहाँ स्थित है, सिंधु और झेलम के मध्य, सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है। सिंधु नदी और किसके मध्य स्थित है, ये सिंधु और झेलम के मध्य, याद रखना। और रावी और व्यास के मध्य कौन सा स्थित है, रचना दोआब। कौन सा स्थित है, रचना दोआब। तो जिनका भी उत्तर ये है वो बिल्कुल सही है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, ये तीनों जोड़े जो है वो सही है। सिंधु दोआब जो है वो सिंधु और झेलम के मध्य है, ना कि रावी और व्यास के मध्य। रावी व्यास के मध्य तो रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ गई होगी पूरी बात। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है। मानसून का क्वेश्चन पूछ रहा है और मानसून में भी किसकी बात कर रहा है, उत्तरी पूर्वी मानसून, पहली बात। दूसरी बात सबसे अधिक वर्षा पूछ रहा है आपसे। और तीसरी बात कौन सी होती है, किस जगह। पहला तो मानसून का प्रकार, और मानसून का कौन सा प्रकार, उत्तरी पूर्वी। फिर पूछा सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, और जगह का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ध्यान देना, उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ होता है दिमाग में लेके आओ, और उसकी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ऑप्शन देखें, उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा किस जगह होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून की सबसे अधिक वर्षा किस जगह होती है। स्थान पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है। और सर्वाधिक वर्षा की मात्रा पूछ रहा है। और किस मानसून की बात कर रहा है, उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में बात कर रहा है। तो असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ध्यान दें, जिनका भी आंसर इस प्रश्न के संदर्भ में द है वो बिल्कुल सही है। कहाँ होती है सबसे अधिक बारिश, उत्तरी पूर्वी मानसून की तमिलनाडु में। याद रखना, भारत में अगर मानसून की बात करें, मानसून पहली बात तो भारतीय मौसम जो है वो मानसून कहलाता है। मानसून शब्द जो है अरबी शब्द है, ठीक है ना। मौसम मतलब ऋतु से मतलब है। भारत में जो जलवायु मानसूनी प्रकार की है। कुल मिलाकर के पूरा खेल जो है मानसूनी बारिश से इस देश का चलता है। आर्थिक व्यवस्था भी इसी मानसून से चलती है, फसलें भी इसी मानसून से चलती हैं। और पूरे देश की स्थिति मानसून निर्भर क्यों करती है, क्योंकि भारत प्राइमरी सेक्टर जो भारत के अंदर वो बहुत बड़ा है। बहुत अधिक लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो सबसे अधिक लोग किस पर डिपेंड करेंगे, कृषि पर डिपेंड करेंगे। तो मानसून जो है बहुत उपयोगी हो जाता है, क्योंकि पूरी वर्षा मानसून पर आधारित है। तो अगर हम मैप की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, कर्क रेखा की बात कर ले, यहाँ पे कर्क रेखा खींच लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मानसून के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और एक है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। ये उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो बारिश करता है इस इलाके में। कहाँ बारिश करता है, इस इलाके में। भारत में दो तरीके से, मतलब मानसून की अगर दो दारों की बात करें तो जो गर्मी में जून महीने सितंबर महीने तक जो आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्या आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ अरब सागर से केरल से प्रवेश करेगा और दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, दिल्ली, यूपी, इन सब इलाकों, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट के इलाके, इन सब जगह बारिश कौन करता नजर आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये बारिश कब होगी, ये बारिश होगी आपकी जून से सितंबर में। जून से सितंबर में। और कुल मिलाकर के अगर जनरल मैनर में देखें, कई बार चीज़ों को जनरली समझ लेना चाहिए ना, हमेशा विशेषीकृत नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के गर्मियों में मई की बारिशें नहीं, लू वू चलेंगी,
वो मौसम कहते हैं ना, मौसम बन रहा है गाड़ी का, सिर्फ मौसम बनाने के लिए, स्थितियां बनाने के लिए। और उसके बाद जो जून में जो बारिश चालू होगी, कहते हैं ना मानसून आने वाला है, केरल से टकराएगा, फिर 15 जून को आएगा, 18 जून को आएगा, और वो आता ही नहीं है। ठीक है ना, मानसून के बारे में जितने भी तथ्य दिए जाते हैं हमेशा करीब करीब गलत ही होते हैं, क्योंकि बहुत ही जटिल सिस्टम है ये। और इसलिए जब जो चीज़ जटिल है उसको हम अपने स्तर पे आसान करके समझ लेंगे, क्योंकि सबकी अपनी समझाइश है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर के बीच में जो बारिश होती है अपने राजस्थान के अंदर, अपन राजस्थान की बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण से आ रहा है और पश्चिम में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और बाद में क्योंकि गर्मी पड़ रही है तब हो रही है, लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। और जब धीरे धीरे लो प्रेशर शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सितंबर के बाद में अक्टूबर धीरे धीरे सर्दियां चालू हो जाएंगी, तो सर्दियां चालू होंगी, तो जब सर्दियां, कोई इलाका सर्द होता है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और फिर धीरे धीरे पहले कर्क रेखा पे सूर्य चमकेगा और धीरे धीरे जो लो प्रेशर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लो प्रेशर जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और उत्तरी पूर्वी मानसून जो है, याद रखना, यहाँ तो शीतकाल होगा। यहाँ क्या होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून में उत्तर भारत में शीतकाल होगा, और दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पे, कहाँ पे? कोरोमंडल तट जो है वहां पर क्या होगी? बारिश होगी। क्या होगी? उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के स्तर पर जो तटीय मैदान है कोरोमंडल तट है, और वहां पर पूर्वी तटों पर इससे क्या होगी? बारिश। और पूर्वी तटों में भी कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तो इसका सही उत्तर जो है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत अंदर घुस जाएंगे विषय के अंदर ना, इतना ही समझ लें, दक्षिण पश्चिमी मानसून है और उत्तर पूर्वी मानसून है। और उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पे बारिश करता है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून जो उत्तर भारत के स्तर पे बारिश करता नजर आता है इसके कुछ सर्टन पार्टों में। ठीक है, तो उत्तर जो है इसका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा? कोरोमंडल। ठीक है, नेक्स्ट जिनका भी द उत्तर है बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ते रहें लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं या तो हम, ठीक है ना, इससे अनुसंधान केंद्र है, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलाडीला प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपके सामने, बैलाडीला प्रसिद्ध है। बैलाडीला प्रसिद्ध है। चांदी, सोना, जिप्सम, लोहा, अयस्क। बैलाडीला प्रसिद्ध है। देखें, बैलाडीला प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखें, बैलाडीला प्रसिद्ध है चांदी, सोना, जिप्सम और लोहा अयस्क। और लोहा अयस्क किस विषय वस्तु के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला? तो जिनका भी आंसर चांदी है तो गलत है, सोना है तो भी गलत है, सोना वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है ना, और जिप्सम है तो गलत है। सही आंसर जो है इसका लोहा अयस्क। बैलाडीला किसके लिए फेमस है? लो अयस्क के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। क्या है? आयरन ओर, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है? आयरन ओर है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, ठीक है ना, ये इसके प्रकार है, ठीक है। और यहाँ जो है लोहा अयस्क के लिए कौन फेमस है? बैलाडीला। और बैलाडीला कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और किस प्रकार के लोहा अयस्क पाए जाते हैं? हेमेटाइट पाया जाता है। लोहा अयस्क में भी कौन सा प्रकार पाया जाएगा? हेमेटाइट, इसका एक प्रकार पाया जाएगा। तो लोहा अयस्क के लिए बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। और आयरन ओर जो है भारत से सबसे अधिक, अगर कोई आयरन ओर खरीदता है तो वो चाइना है। सबसे अधिक आयरन ओर कौन खरीदता है? चाइना आयरन ओर खरीदता है। और सबसे अधिक उत्पादन जो है वो उड़ीसा में होता है आयरन ओर का। कहाँ उत्पादन होता है? उड़ीसा में जो है इसका सबसे अधिक लोहा अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। और बैलाडीला कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और सबसे अधिक अपने से आयरन ओर कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है। आयरन से स्टील बनता है, आयरन ओर से। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हम बात करें, अगर आपको भारत का कहते हैं ना वो स्ट्रक्चर अगर तैयार करना है, बड़ी फैक्ट्रीज तैयार करनी है, तो कोयला और लोहा जो है औद्योगिक क्रांति के लिए वो बहुत आवश्यक है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है ना, कि जहाँ पर भी लोहा और कोयला आ गया वहाँ क्या होगा? औद्योगिक क्रांति होगी। और जहाँ भी औद्योगिक क्रांति होगी वहाँ पे हैव नॉट और हैव ग्रुप बनेंगे। मतलब एक तो मजदूर ग्रुप बनेगा और एक अमीर मध्यम वर्गीय समूह बनेगा, और उनके बीच में फिर क्या होगी? क्रांति होगी, ठीक है। तो ये लोहा अयस्क है, ये बैलाडीला में है। और बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सबसे अधिक उत्पादन जो है लोहा अयस्क का वो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है, ठीक है। और चाइना को हम सबसे अधिक बेचते हैं,
ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण पश्चिम मानसून, सीधा उत्तर दें और आगे बढ़ेंगे यहाँ से ना, क्योंकि मानसून के बारे में जिक्र करने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्ट्स हैं, बहुत हम अलग से जब PSI के बैच में जब लगातार चलते हुए हम पढ़ेंगे तो जलवायु का पार्ट आएगा तो हम उसको अच्छे से विस्तृत से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन के स्तर पर बात कर लें तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब चलती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, मई से सितंबर के बीच में, नवंबर जनवरी के बीच में, इनमें से कोई नहीं। सही प्रश्न दे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून असल में किस महीने में आता है, जो पूछना चाह रहा है कब चलती है या कब आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है या समय कौन सा है, किस समय आता है या किन महीनों में आता है, किन महीनों में आता है, आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, किस महीने में आता है? तो सही उत्तर जो है इसका वो है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें मई सितंबर नहीं होता, ना अक्टूबर दिसंबर होता है, ठीक है, ना ही नवंबर जनवरी होता है। सही आंसर जो है इसका इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो महीना होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का वो जून से सितंबर के बीच में होता है। क्या होता है? जून से सितंबर के बीच में होता है। एक जून के आसपास केरल के तटों पर आता है और मानसून का प्रस्फोट होता है, बस्ट होता है मानसून, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे पश्चिमी घाट के सारे यहाँ के टक्कर खाएगा, फिर पश्चिमी घाट के सारे चलेगा और फिर भारत की इस पूरे रेंज में ये फैल जाएगा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के स्तर पे बारिश होगी, गोवा के स्तर पे बारिश चालू हो जाएगी, MP के कुछ पार्ट बारिश होगी, UP के कुछ पार्टों में बारिश होगी, आगे पंजाब हरियाणा तक ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जून से सितंबर के बीच में आता है। तो सही ऑप्शन जो है वो ये है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर जून होता तो ये ऑप्शन से होता, लेकिन यहाँ मई है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिनका भी उत्तर दिया था वो सही है। आगे बात करें, अगर आगे चर्चा करें इसकी, तो बद्रीनाथ बद्रीनाथ बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट चोटियां हिमालय के किस उपभाग में स्थित हैं? हिमालय के किस उपभाग में स्थित है? कौन कौन से? बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत, हिमालय के ये चारों जो चोटियां दिख रही हैं आपको, हिमालय के किस उपभाग में, जो हिमालय रेंजेस है, इंडियन हिमालय, वहां पे कौन से हिमालय में स्थित है? तो देखें, नेपाल हिमालय में स्थित है, पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में या असम हिमालय में? किस हिमालय में यह स्थित है? ऑप्शन देखें, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय या असम हिमालय। ध्यान से देखें और पढ़ें। बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत चोटियां हिमालय के किस उपभाग में स्थित है? गौर से पढ़ें, किस उपभाग में स्थित है। तो जिनका भी उत्तर, जो भी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, सह बधाई के पात्र है, बिल्कुल सही है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और कुमाऊं हिमालय क्या है? उत्तराखंड है। कुमाऊं हिमालय क्या है? उत्तराखंड है। कुमाऊं हिमालय जो है वो उत्तराखंड है। और ये जो वर्जन दे रखा है आपको हिमालय के, असल में ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक होता तो वो तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से था। और यहाँ पर जो ये वर्जन दे रखा है, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, ये नदियों के आधार पर दे रखा है। ये जो विभाजन किसके आधार पर दे रखा है? नदियों के आधार पर ये विभाजन दे रखा है। इसे प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। और ये विभाजन जो था वो सिडनी बुराड़ ने दिया था। किसने दिया था? सिडनी बुराड़ ने इस विभाजन को दिया था। तो अगर बात करें पंजाब हिमालय की, अगर बात करें और कुमाऊं हिमालय की बात करें, ठीक है ना, तो ये जो हिमालय का जो विस्तार है, इन सब की अगर बात करें तो किन दो नदियों के बीच में है? नेपाल हिमालय की बात करें तो ये नेपाल हिमालय जो है वो काली और तिस्ता रिवर के मध्य है, नदियों को आधार बना करके काली व तिस्ता के मध्य है। पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु व सतलज के बीच में। और कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलुज और काली नदी के मध्य है। किसके मध्य है? कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले जो हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच में जो है पंजाब या कश्मीर हिमालय, और फिर सतलुज और काली के मध्य है कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय स्थित है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और किन दो नदियों के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय? तो सतलुज और काली नदी के मध्य
स्थित है। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा कुमाऊं हिमालय। सही उत्तर क्या होगा इसका? कुमाऊं हिमालय जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। और कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलुज और काली के मध्य स्थित है। नदियों के आधार पर विभाजन है। और किसने दिया? सिडनी बोराड ने दिया। तो बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, ये सब के सब कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में, सतलुज और काली नदी के मध्य। नेक्स्ट, जिनका भी उत्तर बी था, बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहें, अच्छे पढ़ रहे हो। फिर आ गया मानसून का एक प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, हल करेंगे हम इसको भी। अक्टूबर गर्मी का कारण है। अक्टूबर गर्मी का कारण है, उत्तर देवें, अक्टूबर गर्मी का कारण है, मानसून से जुड़ा है। हिंट देता हूं, अक्टूबर गर्मी का कारण है अत्यधिक नमी, उच्च तापमान का संयोग, वर्षा का अभाव, शुष्क मौसम, निम्न तापमान। राजस्थान इंडिया में उत्तरी भाग में, उत्तरी जो पार्ट है उसमें राजस्थान में हम भी हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर अक्टूबर के समय कैसा मौसम होता है, ये बार दिमाग में लेके आओ कि अक्टूबर में कैसा मौसम होता है। वर्षा का अभाव होता है, या शुष्क मौसम होता है, या निम्न तापमान होता है, या अत्यधिक नमी और उच्च तापमान का संयोग होता है। उच्च तापमान का संयोग होता है। इसे देखें तो जो ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन है सही ऑप्शन। जिन्होंने अ उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है। यह है अत्यधिक नमी और उच्च तापमान का संयोग। अत्यधिक नमी और उच्च तापमान का संयोग। अक्टूबर गर्मी को कार्तिक मास की उष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तिक मास की उष्मा। क्या कहते हैं इसको? अक्टूबर महीने को कार्तिक मास की उष्मा भी कहते हैं। अक्टूबर गर्मी को क्या कहते हैं? कार्तिक मास की उष्मा भी कहते हैं। और अगर 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए कि ये होता क्या है असल में, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के इस पूरे पार्ट पे बारिश हुई, समझ में आ गई बात। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून लो प्रेशर जब यहाँ खत्म हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर, तो धीरे धीरे ये लो प्रेशर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? दक्षिण भारत में। क्योंकि सूर्य जो होता है, आप इतना ही समझना एक बार, ये कर्क रेखा पे होता है, तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, और फिर धीरे धीरे सूर्य वापस दक्षिणायन होने लगता है। तो दक्षिण भारत की स्थिति में, दक्षिणायन तो पूरी पृथ्वी के स्तर पे हो रहा है, लेकिन दक्षिण भारत की स्थिति में धीरे धीरे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। लो प्रेशर से उत्तर पूर्वी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। तो मानसून यहाँ से खिसक जाएगा। लेकिन मानसून जब था यहाँ पे तो बहुत अधिक बारिश हुई तो बहुत अधिक नमी थी, आर्द्रता थी। क्या थी? नमी और आर्द्रता बहुत अधिक थी। एक ही बात है, नमी आर्द्रता छोड़ गया वो, और उसके बाद में मौसम साफ हो गया, प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा हो गई। कैसा हो गया? प्रति चक्रवात। मौसम बिल्कुल साफ हो गया, बारिश होकर महीना चला गया। उस महीने के अंदर अक्टूबर महीने एक ऊपर से सूरज चमकता है और धरती क्या होती है? गीली होती है, नम होती है। तो बहुत ज़्यादा उमस, ह्यूमिड, बहुत पसीना आता है। तो क्या होता है? अत्यधिक नमी और उच्च तापमान का संयोग होता है उत्तर भारत के स्तर पे। तो उसे क्या कहते हैं? अक्टूबर मास की उष्मा। दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होने के बाद में, निर्वर्तन होने के बाद में यहाँ पर ये स्थितियां बन जाती है। नमी अत्यधिक होती है क्योंकि बारिश का लंबा महीना गुजर चुका होता है, और फिर सूरज चमकने लगता है मौसम साफ होने की वजह से। तो इसे क्या कहते हैं? इस गर्मी को अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। तो अत्यधिक नमी, आर्द्रता, उच्च तापमान का संयोग, जिनका भी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। आंसर देवें। डेल्टा वनों का प्रमुख वृक्ष है। 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 प्रमुख वृक्ष है। कौन से डेल्टा वनों के प्रमुख वृक्ष हैं? देखें, सुंदरी, पाइन, फर, चंदन। ठीक है, बताएं कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? डेल्टा वन कौन सा है? तो जिनका भी ऑप्शन उत्तर ए है वो क्या है? सही है, सुंदरी। सुंदरी वन जो है वो डेल्टा प्रदेश पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, और इसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। और कैसी वनस्पति है? डेल्टाई वनस्पति है। और कैसी वनस्पति? सुंदरी वृक्ष है, मैंग्रोव वनस्पति है। तना जो जड़ होती है वापस बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी दोनों का आपस में मिलन होता है, वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इन्हें मैंग्रोवा वनस्पति कहते हैं। तो जिनका भी आंसर ए है वो बिल्कुल सही है, सुंदरी वृक्ष। पाइन और फर जो है ये बहुत ऊंचाई पे पाए जाने वाले वृक्ष हैं। चंदन के वृक्ष जो हैं वो
ठीक है, तो पाइन और फर और चंदन नहीं है, सुंदरी वृक्ष है मैंग्रोवा वनस्पति के साथ में। तो आज की हमने इस प्रश्नावली के अंदर चीज़ों को समझा भी और हल भी किया। आप जुड़े रहे, आपने आंसर भी दिए, खूब बच्चों ने अच्छे प्रयास भी किए, बढ़िया अच्छी बात है, पढ़ते रहें। तो मैं यशवर्धन इस क्लास का यहीं समापन करता हूँ।